हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारे 4th क्लास की ईवीएस का चैप्टर 14 रहे साथ साथ। तो चलो पढ़ते हैं अपना लेसन। चौपाल में लगी रौनक। आज हमारे गांव में बहुत चहल पहल है। गांव में कृषि अधिकारी आए हैं। वे मधुमक्खी पालन के बारे में बताएंगे। मैं भी अपने पिताजी और माँ के साथ चौपाल में पहुंची। चौपाल में सरपंच के साथ और लोग भी बैठे थे। कृषि अधिकारी ने मधुमक्खी पालन की सरकारी योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा, फसलों के साथ साथ मधुमक्खी पालन से मधुमक्खियों को फूलों का रस आसानी से मिलता है और मधुमक्खियों द्वारा परागकण से फसल की पैदावार भी अधिक होती है। ये पिक्चर में बैठे हैं ना लोग, और ये अधिकारी है, ये बता रहा है, कृषि अधिकारी मधुमक्खी पालन के बारे में बता रहा है कि मधुमक्खियों पालन के लिए जो बक्से यूज होते हैं वो रखे हैं यहाँ पे। तो क्या बता रहा है कि भाई फसल भी मधुमक्खी पालन से अच्छी होती। क्यों? क्योंकि मधुमक्खियों के परागकण से जगह जगह ज़्यादा बीज बिखर जाते हैं, अच्छी फसल होती है। और फसल अच्छी होती है तो मधुमक्खियों को भी उन्हीं फूलों से मतलब मधु निकालने के लिए, रस निकालने के लिए उनको रस मिल जाता है, तो जिससे वो शहद बना लेती हैं। तो दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाएं तो बहुत अच्छा है, डबल कमाई भी हो जाएगी। सोचो और लिखो। फूलों का रस चूसने वाले कुछ अन्य कीटों के नाम लिखो जो रस चूसते हैं। मधुमक्खी तो बताया है इन्होंने, और क्या है? तितली है, भंवरा है ना। मधुमक्खियों द्वारा फूलों से रस चूसने का फसल की पैदावार अधिक होने से क्या संबंध? बताया ना कि फसल भी अधिक होगी। कैसे? इससे पौधों में परागकण क्रिया अधिक होती है, जिससे फसल की पैदावार अधिक होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित कर्म को देखकर बॉक्स में मधुमक्खी का चित्र बनाओ। ऐसे पहले एक गोला करो, फिर ये 2 गोले, फिर 4, इस तरह से करते हुए लास्ट में ऐसी मधुमक्खी बन जाएगी। तुम्हें स्वयं को बनानी है। ठीक है। आगे है मधुमक्खी पालन। कृषि अधिकारी ने बताया, मधुमक्खी पालन फूलदार फसलों के आसपास कर सकते हैं। सरकार इसके लिए ट्रेनिंग कराती है और ऋण भी देती है। यह सुनकर मेरे माता पिता ट्रेनिंग के लिए तुरंत तैयार हो गए और फॉर्म भर दिया। गांव के 20-25 अन्य लोगों ने भी फॉर्म भरे। कृषि अधिकारी ने मधुमक्खी पालन की पूरी प्रक्रिया बताई। कृषि के साथ साथ, कृषि क्या होता है? खेती बाड़ी होती है ना, कि भाई खेती बाड़ी करें और उसके साथ साथ ही हम मधुमक्खी पालन भी कर ले, तो दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। मधुमक्खियों को फूल मिल जाएंगे ताकि उनका वो शहद बना सकेंगी, और मधुमक्खियां परागण जो क्रिया है उसके द्वारा फसलों में वृद्धि कर सकती हैं। तो दोनों चीजें हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे उसके मम्मी पापा भी तैयार हो गए और कुछ और लोगों ने भी फॉर्म भरे हैं। आगे अब देख लेते क्वेश्चन। मधुमक्खी पालन के लिए कृषि सरकारी ऋण की सुविधा क्यों दी जाती होगी? क्यों देते होंगे भाई? क्योंकि मधुमक्खी पालन पर्यावरण के अनुकूल एक व्यवसाय है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। इससे फसलों का उत्पादन भी अधिक होता है, इसलिए सरकार ऋण देती। इससे पर्यावरण भी अच्छा रहता है और पर्यावरण पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, साथ साथ यहाँ पे फसल भी अधिक होती है, इसलिए ऋण दे देती है। ऋण उस जमींदार को देती है, और जो भी मतलब मधुमक्खी पालन करते हैं उनको ऋण देती है, और जब उनकी फसल होती है तो उसको चुका देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसानों को मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग लेने से क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग लेने से किसानों को मधुमक्खी पालन की सही प्रक्रिया की जानकारी मिल जाती है कि किस किस तरह से हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, क्या उनको खाने के लिए चाहिए, कब बॉक्स की सफाई करनी चाहिए, किस तरह से मधुमक्खियां उसमें रखें, तो ये सारी चीज़ें उनकी जानकारी उसको मिल जाती है। फूलों के रस से बना शहद। अब ये देखते हैं कि शहद कैसे बनता है। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे पहले लकड़ी के डिब्बे की आवश्यकता होती है। ये डिब्बे पिताजी बाजार से ले आए। वह देखो पिक्चर में भी देखा था ना हमने। एक डिब्बे की कीमत लगभग 3000 रुपए थी
और हमने अपना 10 डिब्बों से काम शुरू किया, जगह जगह पर रख दिए वो मधुमक्खी पालन के लिए। अब यहाँ पे देखो ये फूल पे दिख रही है ना मधुमक्खियाँ, यहाँ इसका ये शहद है, ये छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता इसी तरह से होता है ना, और इनमें शहद होता है, ये तो तुमने सबने देखा ही होगा लगभग। और यहाँ पे ये कितना बड़ा छत्ता पेड़ के नीचे तक लटक जाता है, आपके स्कूलों में भी बहुत जगह मिल जाता है ये, है ना। मैंने कृषि अधिकारी से पूछा मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाएंगी, ये तो फूलों का रस चूसती हैं। तब अधिकारी ने बताया कि मधुमक्खियाँ सरसों, सूरजमुखी, पपीता, अमरूद, सहसूत आदि के फूलों का रस चूसती हैं और इस रस से वे शहद बनाती हैं। अब देखो हमने सरसों की फसल बोई है तो फूल तो अपने आप उगेंगे ही उसमें, और अगर मधुमक्खियाँ उस फूल के रस को ना भी चूसे तो भी फूल तो मुरझा के फली बनेगा ही, तो उसमें कोई विशेष हमें फर्क नहीं पड़ना, ताकि बल्कि मधुमक्खियाँ उस रस को चूस के शहद बना देंगी, उससे हमें फायदा होगा। इस शहद रस से वे शहद बनाती हैं और शहद को अपने छत्ते के खानों में भर देती हैं। अपने पंखों को हिलाकर वे छत्ते का तापमान ठीक करती हैं और शहद का पानी सुखाती हैं। मक्खियाँ बिन 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 करती उड़ती हैं ना, इससे रस गाढ़ा हो जाता है। छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, सिर्फ एक मक्खी होती है जो अंडे देती है। कुछ नर मक्खियाँ होती हैं जिन्हें ड्रोन कहते हैं। नर मक्खियों को क्या कहते हैं? ड्रोन। हजारों की संख्या में श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। एक छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं और एक रानी मक्खी होती है, बाकी सब श्रमिक होती हैं, काम करने वाली होती हैं। ये फूलों का रस चूसती हैं, छत्ता बनाती हैं, सफाई करती हैं और बच्चों को पालती हैं। ये सारा काम इनका श्रमिक मक्खियों का है और रानी मक्खी सिर्फ अंडे देती है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। मधुमक्खियाँ किन फूलों का रस चूसती हैं? सरसों का, सूरजमुखी, पपीता, सहतूत, अमरूद, यहाँ ऊपर दे रखे थे ना, ये सारे हमें लिख देना है। आदि का फल रस चूसती है। यहाँ पे मैंने फल लिख दिया है, रस लिखना है, फल नहीं आएगा। श्रमिक मक्खियाँ क्या क्या कार्य करती हैं? क्या क्या करती हैं भाई? फूलों का रस चूसना, छत्ता बनाना, सफाई करना और बच्चों का पालन करना। देखो यहाँ पे हमारे इसमें लिखा हुआ है। रानी मक्खी का क्या काम है? रानी मक्खी अंडे देती है। अब आगे कह रहा है कि मधुमक्खी का छत्ता अपनी कॉपी में बनाओ, तो छत्ता तुम्हें अपनी नोटबुक में बनाना है ये, ठीक है। आगे है, बढ़ने लगी मधुमक्खियाँ। पिताजी ने नवंबर में सभी डिब्बे सरसों के खेत में रख दिए, क्योंकि नवंबर में सरसों के खेत में फूल आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे रख दिए हैं। प्रत्येक डिब्बों को 5 से 10 मीटर के फासले पे रखा। देखो यहाँ पे रखे हुए हैं ये। मैंने और माँ ने चीनी का घोल तैयार किया ताकि मधुमक्खियों को फूलों का रस न मिलने पर इसे भोजन के लिए दिया जा सके। जो रस न हो तो फिर क्या करती हैं वो अपना भोजन कैसे बनाएंगी मधुमक्खियाँ? जो चीनी का घोल है उससे। प्रत्येक डिब्बे के नीचे लोहे का एक चौकोर स्टैंड रखा गया। इसमें चारों पायों के नीचे पानी से भरी प्यालियां रखी गई ताकि चींटियां डिब्बे में न जा सके, क्योंकि उसमें चीनी का उसका घोल भी है, फिर डिब्बे में शहद भी होता है जो मीठा होता है, तो चींटियां आ जाती हैं ना। इसके लिए क्या किया, डिब्बे के चारों जो पैर रखे हैं वहाँ पे पानी रख दिया ताकि चींटियां ऊपर पानी को क्रॉस करके उस पर नहीं चढ़ सकेंगी, इसलिए वहाँ पे पानी रख दिया। देखो ये खेत में डिब्बे रखे हुए हैं बेटा, ठीक है। देखा होगा ना तुम्हें, मधुमक्खियां झुंड में रहती हैं और सभी मिलजुल कर अपना काम करती हैं, है ना। तो इसी तरह से मधुमक्खियों की तरह हमें भी मिलजुल कर करना चाहिए। और जैसे कि खूब बड़ा छत्ता बना लेती हैं, वो कितना सारा शहद इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत छोटी सी होती है। इस तरह हम भी मिलजुल कर रहेंगे तो बहुत सारा हम काम अच्छे से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो और लिखो। डिब्बे के नीचे स्टैंड क्यों रखा जाता है? क्यों? ताकि डिब्बे के नीचे से हवा लगती रहे, इसलिए उसके नीचे स्टैंड रखा जाता है। और स्टैंड के नीचे प्याली में पानी भरकर क्यों रखते हैं? अभी बताया था ना, ताकि चींटियों को छत्ते तक जाने के लिए रोका जा सके। अगर जमीन में पानी नहीं होगा तो छत्ते पे शहद होता है और उस शहद के लिए चींटियां ऊपर चढ़ जाएंगी उसमें। यदि सरसों का फूल कम हो तो मधुमक्खियां क्या खाएंगी? क्या बताया था लेसन में?
चीनी का घोल, वहाँ पे चीनी का घोल होगा जिसको कि वो खाएंगी। यदि रानी मक्खी न रहे तो अन्य मक्खियों का क्या होगा? अगर रानी मक्खी नहीं होगी तो क्या होगा? रानी मक्खी अंडे देती है ना, और अंडे ही नहीं देगी तो फिर उनका छत्ता बड़ा नहीं होगा, उनमें उनकी मक्खियों का प्रजनन रुक जाएगा और नई मक्खियां पैदा नहीं होंगी। इसलिए रानी मक्खी छत्ते में होना जरूरी है। क्या तुमने कभी मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ सुनी है? और यदि हाँ तो तुम भी वैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करो। मक्खियाँ कैसे करती हैं? इस तरह की आवाज़ निकालती है ना, तो ऐसे ही तुम भी करके देखना। ठीक है, आगे चलते हैं। शहद हुआ तैयार। पिताजी समय समय पर डिब्बों को खोलकर उनका निरीक्षण करते रहते थे। ऐसा करते समय वे मधुमक्खियों से बचने के लिए मुंह पर जाली लगाकर हाथों पर दस्ताने पहन लेते थे, वरना तो मधुमक्खियां डंक मार देती है ना। डिब्बे के अंदर जिस फ्रेम पर शहद अधिक मिलता वे उस फ्रेम की मधुमक्खियां झाड़कर शहद को मशीन द्वारा निकाल लेते। इस प्रकार धीरे धीरे हमने बहुत सारा शहद इकट्ठा कर लिया। हमने इसे बाजार में बेच दिया। शहद शुद्ध व साफ होने के कारण 100 रुपये प्रति किलो बिका। शहद का इसने भाव बताया है यहाँ पे। अब हमारे पास 40 डिब्बे हो गए। पहले 10 से शुरू किया था ना, और ज़्यादा शहद होता गया, ज़्यादा आमदनी होती गई तो डिब्बे और बढ़ा लिए। लोग हमसे शहद खरीद कर ले जाते हैं। गांव के और लोगों ने भी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन शुरू कर लिया है। अब आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। क्या तुम्हें या तुम्हारे परिवार में किसी को कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है? और यदि मारा है तो दर्द कम करने के लिए तुमने क्या किया? क्या करते हैं? कुछ ऐसा होता है कि लोहे से उस जगह को रगड़ देते हैं जहाँ पे डंक मारा है, या फिर नींबू भी लगा लेते हैं। जो भी किया है वो तुम्हें यहाँ पे लिख देना है। क्या तुम्हें कभी शहद चखा है? और यदि हाँ तो इसका स्वाद कैसा होता है? शहद कैसा होता है बताओ? वेरी गुड, मीठा होता है। तुम शहद कहाँ से लाते हो? कहाँ से लाते हैं? कुछ बाजार से लाते हैं, और कई बार हमारे जैसे ईंधन पड़ा हुआ होता है, या गांव में किसी पेड़ पे जब छत्ता लगता है तो कुछ लोग वहाँ पे तोड़ भी लेते हैं उसको, अपने आप घर से भी तोड़ के उसको साफ करके और बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बाजार से। ठीक है बेटा। तुम्हारे घर में शहद का प्रयोग किन कामों में होता है? शहद किस किस काम में यूज किया जाता है? जुकाम खांसी आदि होने पर दवाई के रूप में लिया जाता है, सर्दियों में लेते हैं ना। तुम्हारे यहाँ शहद किस भाव मिलता है? जो भी रेट हो वो लिख देना। मैंने यहाँ पे लिखा है 200 रुपये किलो। मधुमक्खी की तरह और भी कई जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं। जैसे मधुमक्खी रहती हैं वैसे ही कुछ और भी जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं, वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अधिक से अधिक अच्छी वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू।